नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है और मेरे साथ जो जुड़े हुए हमारे तमाम अतिथि लोग हैं और उसके साथ में जितने हमारे दर्शक हैं जुड़े हुए, मैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक नए बिहार के संकल्प की जो चर्चा के लिए आज हम लोग आए हैं। इस सर्दी में मुझे लगता है कि बिहार के भी मैदानी इलाकों में काफी कड़ाके की सर्दी है, दिल्ली में भी काफी सर्दी है और इस सर्दी के बीच हम लोग आज बैठे हुए हैं उस बिहार का जो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में एक सभ्यता की, संस्कृति की और जब कभी भी एक सामाजिक आंदोलन की बात होती है, तो वो सबसे पहले उस बिहार का नाम आता है। जब एक साम्राज्य की बात हो या बिहार या एजुकेशन की बात हो या इकोनॉमिक्स की बात हो, आपको हर जगह एक इंस्टेंस में आपको बिहार को लाना पड़ता है। तो इतने सारे बदलाव का की जो भूमि है बिहार में, ये बिहार पिछले कई अरसे से, कई दशक से आप कह सकते हैं कि उसके उसमें कोई नया आइडिया नहीं आया। मतलब जेपी के संपूर्ण क्रांति के बाद अगर हम कहें तो उस बिहार की जो शाश्वत पहचान है वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई और कहाँ मुझे लगता है कि खो गई सी है। तो आज की इस चर्चा में हम सीधे सीधे बस एक ही सवाल पे आएंगे। हमारे साथ जो बहुत विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ गोविंद सिंह जी हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के और काफी सम्मानित प्रोफेसर रहे हैं। राधा रमन जी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हुए भी उन्होंने काफी एजुकेशन पे और बिहार के लेके अपना काम किया है। राजीव जी है, बचपन से पढ़ाई लिखाई बिहार से शुरू करके दिल्ली की यात्रा करते हुए आज वो मुंबई में एक सम्मानित वकील के रूप में है। काफी थिएटर में भी काम किया, फिल्म में भी काम किया है और अपने साथ एक बिहार की पहचान और बिहार की अस्मिता को रखते हैं। ऐसे ही भी हमारे साथ अभी एक दो और मेहमान जुड़ने वाले हैं। उन्होंने भी अपने अपने सामाजिक जीवन को लेकर काफी अच्छा काम किया है। उसके साथ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं तमाम लोगों से यह अपील करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि एक नया बिहार के लिए क्या संकल्प होना चाहिए, ये इस डिस्कशन में और हम लोगों की इस चर्चा में लाएं। क्योंकि जो डिस्कोर्स है बिहार में, वो डिस्कोर्स बदलना जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि बिहार का डिस्कोर्स चेंज होना चाहिए। हमारा डिस्पेंसेशन चाहे जो भी हो, लेकिन राजनीतिक सामाजिक परिवेश की जो बात होती है, तो पिछले 30 साल से ऐसा लगा नहीं कि बिहार में कुछ नई चीज और नई पहल हुई है। मैं सीधे बगैर किसी चर्चा के हुए कि मैं सीधे अपने गेस्ट मुंबई से जुड़े हैं राजीव जी, मैं राजीव आपसे पूछ रहा हूं कि आपने बिहार के उस शाश्वत भूमि के देखा है, आप बिहार के मधुबनी जिले के उस गांव से आए हैं और अपना एजुकेशन लाइफ शुरू करते हुए करियर के रूप में आपने पिया हम 7 मुल्क का पानी जो है, आपने कई घाट का देखा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप मुंबई में हैं और एक बहुत मशहूर फिल्म के गीत आपने सुना होगा, कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब ये नए दौर की बिहार की कहानी क्या हो, इस कहानी की बात, अगर आप फिल्म के एक्टर भी हैं और हम कहते हैं आपसे ये राय जानना चाह रहे हैं कि नए बिहार के नए दौर की कहानी में बिहार का संकल्प क्या होगा, आइडिया क्या होगा। सबको नमस्कार। नववर्ष मंगलमय हो सभी को। देखिए, छोड़ो कल की बातें तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो तय करता है भविष्य। और जो लोग कहते हैं कि जो इतिहास को भूल जाते हैं वो फिर से वही मिस्टेक रिपीट करने की बात होती है। अब आपने कहा कि बिहार के लिए क्या है। देखिए, मैं नहीं मानता कि जो हमारा जो इतिहास है उसको बिना देखे हम भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं जो देखता हूं कि किसी भी समाज के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 भागों में उसको बांटता हूं। सामाजिक जीवन है, उसको सोशल, पॉलिटिकल सामाजिक में ही है, लेकिन आप पॉलिटिकल को भी अलग रख सकते हैं, और इकोनॉमिक्स। और जो इंटेलेक्चुअल, जो हमारा हमारा एक इतिहास रहा है जिसको बिना देखे हुए हम बौद्धिकता में हम सबसे आगे थे। तो अगर हम आगे से लेंगे तो हम राजा विदेह की नगरी से मैं आता हूं, इसलिए मैं विदेह से शुरू करूंगा कि विदेह को देखना पड़ेगा। आज जो परिस्थिति है, अगर हम आज उसको लेकर के आए कि सोशल इश्यूज में हम कहां फंसे हुए हैं, ये फैक्ट है कि हम फंसे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उस फंसने से लोग निकल करके कई बार वहां से बाहर भागते हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बिहार जो है वो टैलेंट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर है। पूरी दुनिया में जो टैलेंट है उसका एक्सपोर्ट का हम सेंटर बने। और उसको अगर आपको देखना हो कि कितना एक्सपोर्ट हमने टैलेंट हमने एक्सपोर्ट किया है, तो जब दरभंगा में एयरपोर्ट खुला तो जिस भयानक कोरोना काल में हर एयरपोर्ट घाटे में था, केवल एक एयरपोर्ट था देश में
जो बूमिंग बिजनेस कर रहा था वो दरभंगा का एयरपोर्ट था। मैं भी 4-5 बार चढ़ा उस दौरान भी, क्योंकि वो मेरे घर से अब मुश्किल से 50 किलोमीटर भी नहीं है वो एयरपोर्ट, और जनकपुर भी मेरे घर में के बगल में तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जो हम लोग बाहर आकर के कर पाते हैं वहां नहीं होता। तो ये सोशल जो थिंकर है हमारे बीच, बड़े बड़े लोग आए हैं, अभिषेक जी, अभी आपने परिचय कराया गोविंद नारायण जी का, राधा रमन सिंह जी का, कि सोशल में मैं दूर से, मैं चूंकि वहां मैंने 10th तक की पढ़ाई की, 12th मैंने पटना से किया और फिर मैं दिल्ली आ गया, लेकिन मेरा गांव से बहुत लगाव है। मैं अभी भी साल में 3-4-5 बार तक जाता हूं गांव, क्योंकि अभी जो नॉस्टैल्जिया है। लेकिन मैं आपको बिना लाग लपेट एक कहना चाहता हूं, मैं जितनी बार जाता हूं ना, तो मुझे कुछ और ही दिखाई देता है, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखता है। और हम चूंकि उस नॉस्टैल्जिया में है तो हमें तो लगता है कि हमको तो वहां सब चीजें हैं। तो जो सोशल सेक्टर जो है, हमको उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो कहां चली गई। जब तक आप अपने सोशल स्ट्रेंथ को नहीं देखेंगे, अब आपने कहा कि जयप्रकाश आंदोलन, जेपी जी का संपूर्ण आंदोलन हुआ, बिल्कुल हुआ। तो उससे पहले गांधी जी का भी आंदोलन हुआ, पूरे देश में उसका इंपैक्ट पड़ा। लेकिन हम कहां रह गए हमारी सोसाइटी में? उस आंदोलन के बाद क्या जिस चीज के लिए आंदोलन हुआ उसमें हम कहां पहुंचे? जैसे सोशल में सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ज्यादा समय मैं सोशल सेक्टर में मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम सोशल सेक्टर में आगे बढ़े हैं कि पीछे गए, ये हमको देखना पड़ेगा। मैं चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी मैं महाराष्ट्र से प्रवक्ता हूं, तो वो आप मुझे उस आधार पर मत लीजिए। मेरा यह कहना है कि क्या जो कुरीतियां हैं समाज की, क्या उसमें आगे गए हैं या पीछे गए, ये हमको सोचना पड़ेगा। जो भी कुरीतियां हैं उसमें कास्ट एक है, हम आगे गए हैं कि पीछे गए हैं। सोशल जो वैल्यू सिस्टम हमारा है उसमें हम आगे गए हैं कि पीछे गए हैं। क्या हम विद्यापति जो लिखते थे, या जो बाबा नागार्जुन लिखते थे, जो रामधारी सिंह दिनकर लिखते थे, रामवृक्ष बिनीपुर, हम उससे आगे गए हैं कि पीछे गए हैं? एक बड़ा विषय है। दूसरा विषय है इकोनॉमिक्स का, जो मुझे लगता है कि दूसरा विषय जो इकोनॉमिक्स का विषय है वो बहुत ही मतलब भयावह दिखती है मुझे वहां। कि एक आप कहेंगे कि नया इंटरप्रेन्योर क्यों नहीं आता है? मैं जाकर के देखता हूं, लोग ट्रेडिंग के सिवाय, ट्रेडिंग बहुत अच्छा चलता है, आप जाकर के देखिए, सब कुछ अब गांव में अवेलेबल है, तो ट्रेडिंग। लेकिन किसी भी जगह पे जब तक आप क्रिएशन नहीं करते हैं, तो देश में क्रिएशन दो चीजों का हो रहा है, या तो सर्विस क्रिएशन करते हैं या गुड्स करते हैं। इसलिए जीएसटी टैक्स भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारे यहां न तो सर्विस हम क्रिएशन कर पा रहे हैं, ना गुड्स क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हम ट्रेडिंग बेस्ड इकोनॉमी है, हम बाहर से सामान लाते हैं, वहां बेचते हैं। अब गुड्स तो पता नहीं, वहां की जो इकोनॉमी है उसमें गुड्स का तो नहीं, लेकिन सर्विस तो हम क्रिएट कर सकते थे। जब पूना एक शहर है तो पटना क्यों नहीं, दरभंगा क्यों नहीं? सब कुछ है वहां, सड़कें भी हैं, अब तो एयरपोर्ट भी आ गया और कई एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे। और तीसरा जो पॉलिटिकल, जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, जब तक हम सब लोग मिल करके ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जब तक रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम पॉलिटिक्स में आगे जा पाएंगे। आवाज ही को कर रहा है विनोद जी, पता नहीं क्या हो। मुझे लगता है कि किसी सम्मानीय हमारे मेहमान का ये इससे आ रहा है। राजीव जी, मैं फिर आपके पास आता हूँ। एक बार मैं गोविंद जी के पास जाता हूँ और मुझे लगता है कि एक बार अपना परिचय भी एक तरह से इसी बात से ले। गोविंद जी, एजुकेशन के सेक्टर में तो आपने बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि आप अपनी जमा पूंजी सब कुछ एजुकेशन पे ही लगाया हुआ है। और बिहार जो है उसमें कहा जाता है कि बिहार में जो भी बच्चा आज देश दुनिया में जहां भी कुछ हासिल किया है, शिक्षा और ज्ञान से ही हासिल किया है। लेकिन आज की तारीख में बिहार में सबसे बदतर एजुकेशन है। मैं किसी पार्टी और किसी सरकार या किसी बात का ये नहीं करता, क्योंकि ये सिलसिला से पिछले 30 साल से है, 40 साल से है। इसलिए मैं किसी एक का पार्टी को या एक चीफ मिनिस्टर को ब्लेम नहीं करता। लेकिन आज भी अगर आप शाश्वत रूप में देखें, अभिषेक जी भी मानेंगे और सारे लोग हमारे यहाँ मानेंगे कि हमारे बच्चे जो घर से बाहर आते हैं, या राजीव पांडे आपके सामने में एग्जाम्पल है, ऐसे कई लोग हैं, हम लोग भी छोटे मोटे काम में लगे हुए हैं, वो सिर्फ अपने शिक्षा और अपने ज्ञान के बदले। तो ये ज्ञान अर्जित करके बिहार की जो एक पूंजी है, ये यूएसपी है, उस ज्ञान का सेंटर को ही हमने लगभग बिहार में एकदम खत्म कर दिया है।
आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक रोल मॉडल हैं अपने इस इलाके में। बिहार का रेजुलेशन क्या होना चाहिए? सीधा सवाल आपसे। सबसे पहले विनोद जी, आपको नव वर्ष की बधाइयाँ। सारे हमारे साथीगण को भी नव वर्ष की बधाइयाँ, और सारे आपके माध्यम से सारे दर्शकों को भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि अगर, जैसा कि राजीव पांडे जी ने कहा, कि हम एक सेंटर बन गए हैं पलायन का, और शायद हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारी नियति सी बन गई है कि पलायन, हम लोग बड़े होते हैं तो बड़े होते, अगर आप थोड़े अच्छे घर से आते हैं तो आपको कंडीशनड किया जाता है कि आपको इस क्लास के बाद आपको बाहर ही जाना है। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, और उसको हम लोगों ने अपनी नियति बना ली है। मैं भी इसमें अलग नहीं था। 10th के बाद मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है, वहीं से MBA किया था। लेकिन एक क्या था कि हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे हैं उसका मुख्य आधार यह है कि हम लोग हर उस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं जिसमें पलायन हो रहा हो, और उसमें शिक्षा बहुत अहम है। मैं उन बहुत गोविंद जी, एक दर्शक पूछ रहे हैं आपसे सवाल। आपसे सीधे मैं उनका भी सवाल लेता हूं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा ने बिहारियों को सिर्फ नौकर बनाया है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाया है। इसके पीछे क्या रीजन है, वो जानना चाहते हैं। मैं इस पे भी आऊंगा, हम लोग क्या कर रहे हैं मैं इस पे जरूर आऊंगा, क्योंकि वो बहुत अहम सवाल उन्होंने पूछा है। दूसरी मैं बात कर रहा था, जैसे पलायन जिस जिन चीजों पे हो रही हैं उस पे काम करने का प्रयास ना हो। ये समस्या इतनी बड़ी है कि शायद इक्का दुक्का कहीं प्रयास करने से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कहीं शुरुआत करना है तो आप, मतलब, इट स्टैंड्स विथ यू। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं ये नहीं उम्मीद कर सकता कि सारे लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तो अपने से शुरुआत, क्योंकि अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें, मैंने 2000 में अपना MBA कंप्लीट किया था। मैं फोर्ब्स के साथ कुछ दिनों के कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लेने के बाद, फॉर्चुनेटली बिहार के अंदर ही हमारे पास, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से आता था, बिजनेस फैमिली से आता था, तो मैं 2000 से ही बिहार में हूँ। और कितनी वो दौर, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में भी हम लोगों ने काम किया जिस सेक्टर में थे। और धीरे धीरे जब महसूस हुई कि जो हमारी कमी है, जो दो सेक्टर को हम लोगों ने चुना, एक हेल्थ केयर को और एक एजुकेशन को, तो उसमें 2008 से हम लोगों ने फिर इसके अंदर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इसके अंदर आते आते अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं सासाराम के अंदर। अभी एक यूनिवर्सिटी का रोल ना, ये एक लगभग ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। मतलब हम आज के डेट में अगर मैं कहूं तो मेरे यूनिवर्सिटी में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं रेशियो देख लूं आबादी के हिसाब से तो वो कहीं नहीं टिकता ना। दिक्कत ये है कि जैसे जैसा इन्होंने एक जो सवाल भी दर्शक के माध्यम से आया, उस यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल से 2 साल, 1-1.5 साल थोड़े मुश्किल रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन हम लोग एक इंक्यूबेशन सेंटर भी हम लोगों ने डाला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स बिहार से नहीं आ रहे हैं, स्टार्टअप्स बिहार से निश्चित तौर पर आ रहे हैं। 3-4 स्टार्टअप्स को हम ही लोग इंक्यूबेट कर रहे हैं। स्लो है, मतलब हम लोग जिस रेशियो में जो हमारी आबादी है उसके बनिस्बत जो हो रहा है वो बहुत बहुत ही कम है। मतलब अगर 6 महीने 7 महीने के पीछे मैं बात करूं, इंडस्ट्री में जो पुश अभी, अगर मेरे ख्याल से जो पुश अभी 6-7 महीने से दिख रहा है, अगर ये 6-7 साल से हुआ रहता तो शायद हम लोग किसी जगह पे पहुंच पाते। और मैं उम्मीद कर रहा हूं, हम दोबारा आपके पास आएंगे। एक परिचय की शुरुआत में ले लेते हैं। कभी राधा रमन जी से मैं जान लेता हूं कि राधा रमन जी का जो बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और काफी सम्मानीय पद पे काम करते हुए बिहार में रचे बसे हुए। मैं सीधा राधा रमन जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जितना समझा है, जितना बिहार को जाना है, बिहार के बच्चों और हम लोगों तक को जाना है, आज के बिहार के लिए, नया बिहार के लिए रिजोल्यूशन क्या हो? आप सभी को नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। हमने तो 90 के दौर देखा है, और उसके बाद 97-98 में मैं आ गया था दिल्ली। उस समय वही बस DU में आया, LLB किया और फिर अपना शुरू हो गया। तो वो दौर तो बहुत हताशा का दौर था। ठीक उसके 3-4 साल पहले 85-86 की बात है, आशीष घोष की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें बीमारू जो एक्रोनिम है वो क्रिएट हुआ था। बीमारू जो बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य थे, तब से चल रहा था। तो अभी तक 5 जो हमारे है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बुनियादी चीजें, जिसमें BSP कहते हैं, वो एक पार्टी नहीं है,
वो एक अवधारणा भी है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 चीजें हैं जो एक पूरा का कंसेप्ट लाए अब्दुल कलाम साहब, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, और उस पर काफी काम भी हुआ। मैं समझता हूँ यूपीए 1 का जो भारत निर्माण प्रोजेक्ट है वो एक ट्रांसलेशन था उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का। दुर्भाग्यवश वो आगे नहीं बढ़ पाया, अब कलाम साहब भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक आधारशिला रखी थी। उनका ये कहना था कि बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कम्युनिकेशन अगर हम गांवों तक पहुंचा दें तो हम एक बहुत ही मतलब प्रदूषण रहित माहौल में और हम बहुत सारी चीजें सीधे सीधे बड़ी जनता तक पहुंचा सकते हैं। अब बिहार के साथ देखिए, बिहार की एक विडंबना है कि बिहार 70 साल 75 साल के बाद भी आज भी बिहार में जो शहरी आबादी है, भारत में सिर्फ बिहार से हिमाचल प्रदेश ही पीछे है। 11% मात्र हम लोग अभी शहर की ओर बढ़े हैं, मतलब 89% बिहार अभी भी गांव में है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, सुखद बात है, कि भारत में जो बिहार की जो 58% आबादी है वो 25% से कम है। हिंदुस्तान का सबसे युवा राज्य है बिहार, लेकिन दुर्भाग्य की सारी जो हमारा टैलेंट है वो बाहर चला जाता है। बिहार 2 तरह के पलायन का शिकार है। अभी राजीव जी कह रहे थे बहुत टू द पॉइंट कि बिहार में पलायन श्रम का भी होता है और प्रतिभा का भी होता है। प्रतिभा के मामले में कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार कहाँ नहीं शासन कर रहा है। कई राज्यों में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईएएस टॉपर इस बार बिहार के हुए, पहले स्थान पर है शुभम कुमार। तो ये तो चलता रहा है। दुर्भाग्य है कि बिहार के इतनी प्रतिभा के बावजूद फिर भी बिहार पीछे क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। राधारमन जी, हम एक प्रतिभा हमारे साथ में अभिषेक जी है, वो बिहार में रह के जूझ रहे हैं और कृषि रत्न अवार्ड भी इनको मिला है और काफी क्वालिफाइड आदमी। अभिषेक जी अपने इलाके में आए और एक मॉडल बनने की कोशिश की, और वो एक जो कहते हैं ना कि किसानी, खेती किसानी में अपने यहाँ बिहार में वही बच्चा रह जाता है। हमारे गांव में ऐसी कहावत थी, जो बच्चा बाहर नहीं गया या पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ढीला रहा, वो गांव में खेती बाड़ी करने लगा। अभिषेक जी उससे अलग पूरे कैरियर में अपना बाहर से पढ़े और उसके बाद लौटे, और लौट के उन्होंने उसी खेती बाड़ी का जो मूल था उसी मूल पे, बेसिक पे आए, और उस बेसिक पे आके अभिषेक जी कृषि रत्न अवार्ड से भी ये किए हैं। अभिषेक जी, आप अपना जब रिजोल्यूशन देंगे उससे पहले हमारे शैलेश सृष्टि है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के हैं और काफी सम्मानित हमारे ये रहे हैं। उनका एक सवाल आपसे है कि आप जब बिहार में आए थे तो ये एक अभी तक एक नैरेटिव है या हकीकत है कि बिहार में स्किल्ड पर्सन नहीं टिकता है, तो आप बीइंग ए स्किल्ड पर्सन कैसे बिहार में टिके और कैसे एक स्किल्ड पर्सन अपने लिए एक स्पेस बनाए? अभिषेक जी। जी नमस्कार, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्किल्ड पर्सन टिकता नहीं है बिहार में, ये जरा सा अपने आप में मैं समझता हूं कि उनका जायज भी है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, बाकी सब लोगों ने अलग अलग चीजों पे प्रकाश डाला है और आपने मेरा परिचय दिया कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा हूं। और एक बड़ा ही रेलेवेंट घटना घटी है कि मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट कर गया बॉयलर। तो आपको सिर्फ एक सारांश समझाता हूं कि एक तरफ आपके कृषि मंत्री, आपके उद्योग मंत्री बॉम्बे गए, दिल्ली गए, ये कहते हुए कि हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, हम सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस आप दे रहे हैं सिर्फ क्या, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अप्रूवल दे दिया आपने। उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर पे क्या बीतती है उसका अंदाजा आप समझिए कि जब अगर एक बंदे को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है और वो बॉयलर इंस्पेक्टर का ऑफिस ढूंढता है, मैं फिर इसको कह रहा हूं, ऑफिस ढूंढता है, तो पटना में गूगल करके थक जाइए, वो ऑफिस शायद आपको नहीं मिलेगा। आपका उद्योग विभाग का सेक्रेटेरिएट बहुत बढ़िया एसी लगा हुआ दिखाई देता है, आपका बियाडा का ऑफिस बढ़िया एकदम शीशा लगा दिखाई देता है, और आपको बॉयलर इंस्पेक्टर का ऑफिस दिखता है समाज कल्याण विभाग के किसी एक कोने में, जहां मिलेगा एक आदमी, चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर कह लीजिए, बॉयलर इंस्पेक्टर कह लीजिए, टॉयलेट ऐसा कि आप यूज कर नहीं सकते। तो ये एक एग्जाम्पल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वो होता है पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट। आप पोल्यूशन कंट्रोल के लिए अप्लाई करते हैं, एनओसी के लिए सबसे पहले जाते हैं, एनओसी मिल जाता है तो उसके बाद आपको कहता है कि जब आप ऑपरेशनल हो गए तो आप फिर से इसको ले लीजिए।
कम से कम 10 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूं, जिनके एप्लीकेशन पॉल्यूशन कंट्रोल से कहां किस रिकॉर्ड में चले गए, मतलब वहां से रीजनल ऑफिस गया नहीं गया, बट जब वो 3 महीने बाद भटकता हुआ एंटरप्रेनर गया तो यही कहा गया कि आपके पास अगर है पुराना रिकॉर्ड तो दीजिए। अब इन जैसे ढुलमुल चीजों को लेके और आप कहते हैं कि हम इंडिया के टॉप 3 वेजिटेबल मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हम टॉप 5 फ्रूट के प्रोड्यूसर हैं, हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, आप कैसे सोच सकते हैं? दूसरा पहलू यह है कि आप किसी भी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ले गए। आप समझिए कि जब वेजिटेबल को एक्सपोर्ट करते हैं तो जो भी फ्लाइट से एक्सपोर्ट का मैक्सिमम दायरा होता है वो 1000 किलो तक आपको देता है। आपको सी से अगर भेजना है तो कंटेनर आप लोड करके भेज सकते हैं। सपोज जैसे दरभंगा से आपने लीची उड़ा दिया दुबई भेजने के लिए, और वो फ्लाइट जाके दिल्ली में जब दूसरे कनेक्टिंग फ्लाइट को दे रही है, उस वक्त कस्टम वाले भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि नहीं, हम लीची रैंडम टेस्ट नहीं करेंगे, हम कम से कम 50% आपका खोलेंगे। और समहाउ वो कंटेनर इस कंडीशन में खड़ा था जहां धूप का डायरेक्ट प्रभाव था उस पर, टेम्परेचर ऐसा था जो उसके पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दे, और उस वहां खुलते ही वो लीची खत्म हो गया और दुबई जाते ही रिजेक्ट हो गया। तो ये चीजें डिस्टर्ब की हैं बिहार को, एक प्लान प्रॉपर आया नहीं। आप 500 करोड़ अलॉट करके गए थे कि हम सीड फंडिंग देंगे, और सीड फंडिंग वाले लोग फिर पीछे हटे तो हुआ कि भाई इससे हम SC ST को 10 लाख रुपया दे देते हैं, वो 5 लाख रुपया तक बिना ब्याज के रखें और 5 लाख रुपया ग्रांट ले लें। फिर हुआ OBC को आपने कर दिया, फिर जनरल महिला को लाया, फिर हुआ कि जनरल कैटेगरी आप एक नया लेके आए हैं सिगुफा के, हम 16,000 लोगों को एकदम ऑनलाइन लॉटरी के साथ दिए। भाई उसमें से कितनों की ट्रेनिंग हो पाएगी? चूंकि मैं SC ST एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोग्राम का ट्रेनर रहा हूं कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, के पाठक साहब जब सेक्रेटरी थे तो पहला इंस्टॉलमेंट तो मिला, सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला नहीं और वहां रिकवरी शुरू है। तो ये रोड मैप है, पेपर की बातें अलग हो रही है, अंदर ये चल रहा है। जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होती, मैं नहीं समझता हूं कि कोई स्किल यहाँ टिक पाएगा। तो जो भाई साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनका जायज है, मैं इसलिए टिक पा रहा हूं कि मेरा बैकग्राउंड नेत्रहाट स्कूल है, नेत्रहाट स्कूल में पढ़ने के कारण थोड़ा सा मुझे बैक बोन सपोर्ट है। आज 10वां बरसी मेरा मन गया होता एक्सीडेंट का बिहार में, लेकिन वही नेत्रहाट है जिसने मुझे बचा के यहाँ रखा हुआ है, और हम लोग फाइट कर रहे हैं, इन चीजों को बेहतर करने में लगे। वाह अभिषेक जी, आपने तो जो बताया अभी, मुझे लगता है कि हम लोग तो सब मैंने खबर पढ़ने और खबर देखने के आदि, इतने आदि हो गए हैं कि हम बिहार का बॉयलर का जो एक्सीडेंट था तो हमने सोचा, हमने पहला जो रिएक्शन हमारा था, मुझे ये जरूर लगा था कि शायद बिहार में एक इंडस्ट्री के लिए कहें तो सबसे बड़ा डिजास्टर था। कि जब इस दौर में जब हम बात करते हैं कि बिहार में एग्रो इंडस्ट्री और एग्रो सपोर्ट की जो बात आप कह रहे थे, वही एक कामयाब हो सकता है, और दूसरा कोई कामयाबी करने का आपके पास कोई दूसरा जरिया भी नहीं। आप जब कहते हैं कि आप ये एग्रीकल्चर में जो वेजिटेबल ग्रोअर में आप सबसे ऊपर है, 8वें नंबर पे आप फ्रूट ग्रोअर पे हैं, और आपके पास में फूड प्रोसेसिंग की जो हालत है आपने मुजफ्फरपुर में देखा है, और बाकी हकीकत जो है आपने बताया। हमारे कई सम्मानीय दर्शक भी इस चीज को अभी अपना डाल रहे हैं रिएक्शन। अलका जी जुड़ गई हैं, और अलका जी बहुत शानदार अपनी तरह से जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, और पटना रेडियो के और आकाशवाणी के रूप में भी इनकी अपनी एक पहचान है। अलका जी, मैं सीधा सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल आपके बिहार में सामाजिक सुधार अभियान चल रहा है, क्या ये बेसिकली समाज में कुछ गड़बड़ है, या फिर सत्ता में और शासन में, व्यवस्था में, और ये अपोजिशन में, या पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार की जरूरत है? इसकी चर्चा क्या हो सकती है और इसका रिजोल्यूशन क्या हो सकता है, सुधा जी? नमस्कार। सबसे पहले तो बिहार स्वाभिमान आंदोलन को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, आप सब जितने पैनल पे जो भी हैं, उन सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव और आज के दिन लिया गया है 1 जनवरी 2022 को कि क्या होना चाहिए, बिहार का संकल्प क्या होना चाहिए। तो जहां तक सामाजिक की बात है तो निश्चित रूप से सत्ता बाद में आती है, पहले समाज होता है, और समाज जितना सशक्त होता है उतना सरकार सशक्त होती है।
समाज को क्या चाहिए वो सरकार को बताना पड़ता है, और समाज जितना सशक्त होता है उतना। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ आ रही है, लेकिन इको कर रहा है। मुझे लगता है कि जो किन्हीं का जो है फोन, शायद ये प्लग में फिर से जानना पड़ेगा, तो शायद ये इको ना हो। जी बताइए, क्या रही अब थी? आवाज ठीक से आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उसके बिहार के समाज को देखते हैं, तो आपने तो खैर बहुत राजनीतिक सामाजिक सारी चीजें बता दी हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब अगर हम दिल्ली से बैठ करके बिहार को देखते हैं या बिहार में रह करके बिहार को देखते हैं, तो कई बार ये लगता है जैसे बाकी राज्यों को देखते हैं कि वो हर चीज में उनका अपना एक इनिशिएटिव होता है कि हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है। लेकिन अगर हम बिहार के पिछले 25 साल को भी देखें, या हम आजादी के बाद से देखें, आजादी के पहले देखें, तो सोचिए कि एक व्यक्ति को महात्मा बना देना, ये बिहार की धरती ने किया था। एक साधारण व्यक्ति को महात्मा बना देने का काम। तो हम इस समाज को, और समाज तो खैर इतना प्रबुद्ध है कि यहाँ पे भी कई बार बात होती है कि वहां के पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, या किसी भी चौक चौराहे पे जितनी बातें होती हैं, राजनीतिक विमर्श की बात करें, या उनका कैलकुलेशन इतना तगड़ा होता है कि वो वहां पे ही सत्ता बना देते हैं कि इसकी सरकार आएगी, इसकी सरकार जाएगी, सारी चीजें हैं। चेंज भी करना चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं। लेकिन उस बदलाव में जब बदलाव का एन समय आता है, अवसर आता है, उस समय फिर वहां पे जातिवाद, वैसे तो पूरे देश में कमोवेश सब जगह इसका असर होता है, लेकिन वहां पे जाकर के आप बिल्कुल पूरी तरह से जातिवाद पे चले जाते हैं। और उसके बाद ये भी है कि आपकी प्रतिभा, आप चाहते क्या हैं, आप कैसा बिहार चाहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जितने भी लोग हैं जो बिहार के बाहर भी हैं या अपने देश के बाहर हैं, देश के बाहर भी बिहार के लोगों की बड़ी अच्छी स्थिति है, और बिहार से जैसे ही व्यक्ति बाहर निकलता है उसकी प्रतिभा को पहचाना जाता है, वो अपनी प्रतिभा के बूते बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन वहां पे क्या है कि आपको पता है कि ये व्यक्ति प्रतिभाशाली है, लेकिन आपको भीतर से ये भी डर लगता है कि कहीं इसकी प्रतिभा मेरे लिए बाधक ना बन जाए। तो कई बार अलका ये जी, है कि अलका समाज जी, को। अलका जी, अलका जी, मैं दूसरे राउंड में अभी आता हूँ। जो बात हम शायद हमारी बात छूट जाएगी। अभिषेक जी जो अभी जो बात कही है, मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे बड़ा रिजोल्यूशन हम लोग हमारी चर्चा में यही है कि हम शायद, मुझे लगता है कि ये बेहतर भी होगा कि हम उसी थ्रेड को पकड़े रहें। और बिहार में अगर राजनीतिक सत्ता या बिहार में पॉलिसी मेकर्स या जो भी जो लोग हों, वो इसको सोचें और समझें, और कहीं से अगर हम लोगों के इस विमर्श को अपने इसमें अपने आजू बाजू में लाएं, तो मुझे लगता है कि इस विमर्श में एक पहल तो हो सकती है। राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभिषेक जी की बात आपने सुनी होगी, इसी बात से मुझे ख्याल आया कि हम लोगों को भी बिहार छोड़े हुए 25-30 साल हुए हैं। बिहार का आज मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने डाला था और उनका एक रिएक्शन था कि बिहार से जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, टॉप डॉक्टर्स है, टॉप प्रोफेसर्स है, या ऐसे गवर्नमेंट के बड़े पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, वो रिटायर होने के बाद बिहार में क्यों नहीं जाते? फिर ये नोएडा हो जाता है, फिर दिल्ली हो जाता है, मुंबई हो जाता है। तो मेरा सीधे सीधे सवाल है कि बिहार के लिए कंट्रीब्यूशन क्या राजीव पांडे जैसे लोग जो बिहार छोड़ के बाहर अपना एक बनाया, अपना देश बनाया है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं? मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि अभयानंद जी है, हमारे सम्मानित डीजीपी रहे हैं, रिटायर्ड हुए हैं, आज भी वो कोचिंग चला रहे हैं। उनके बस में जो होता है वो कंट्रीब्यूशन अपना आज भी सोसाइटी को दे रहे हैं। तो राजीव जी, क्या आप जैसे लोग, जैसे कोई लोग जो आज अगर अभिषेक जी कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे पास में सस्ता मजदूर तो है, लेकिन हमारे पास में एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, उद्यमशीलता नहीं है। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने गोविंद नारायण जी ने कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने यूनिवर्सिटी में क्या किया है, कुछ स्टार्टअप की बात कर सके, और स्टार्टअप के साथ में हालात क्या है थोड़ा सा अभी अभिषेक जी ने किया। तो आपके पास कुछ ऐसा है कि बिहार में स्किल्ड भी टिके और टैलेंट भी टिके और जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी टिके? देखिए, पहले तो आपके सवाल में आने से पहले मैं अभिषेक कुमार जी ने जो दो बातें कही है, मुझे लगता है कि जब तक हम उस दिशा में नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, क्योंकि बिहार की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो जब तक हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करेंगे,
देखिए जब तक किसी को प्रॉफिट नहीं आएगा कोई बिजनेस करने नहीं आता। अभी गोविंद नारायण जी यूनिवर्सिटी खोले हैं, अगर यूनिवर्सिटी को पहले तो सस्टेन करना पड़ेगा, ब्रेक इवन से ऊपर ही जाना पड़ेगा, नीचे आया तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगा। बिजनेस की तरह से उसको देखना पड़ेगा। तो जो हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है, और जिसमें कमर्शियलाइजेशन सबसे जरूरी चीज है। अभी जो आपने लास्ट में सवाल पूछा, मैं पहले जिन लोगों ने सवाल पूछा था उसका जवाब बाद में दूंगा, लेकिन जो आपने अभी सवाल पूछा ना, मुझे उस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार की दिखती है। आपने कहा जो हमारे ब्यूरोक्रेट कलकत्ता चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, वो क्यों नहीं आते? ब्यूरोक्रेट आकर के क्या करेंगे? हमारे समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार की, मैं बताता हूं आपको। हो सकता है कि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तो वहां एक नारा था, बिहारी करे तैयारी, मतलब कुछ नहीं, नौकरी की तैयारी करनी है। हमारे समाज ने ऐसा बना दिया कि एक व्यक्ति अगर 5 लोगों को नौकरी दे रहा है, वो किसी भी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन में जो आदमी रह रहा है उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। गांव में शादियां नहीं होती थी, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे टाइम, अब समय बदल रहा है, हमारे टाइम में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरे देश में अगर कैंपस लॉ सेंटर का मैं पास आउट हूं, तो जो लोग लॉ करते थे उनकी शादियों पर दिक्कत आ जाती थी, जबकि उसी कैंपस लॉ सेंटर से 50% हाईकोर्ट के जज हैं। अभी पटना हाईकोर्ट और रांची हाईकोर्ट को भी बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 7 जज हैं जो उसी कैंपस लॉ सेंटर से गए। तो हमारे यहां समाज में एक अलग तरीके का है। अगर गोविंद नारायण जी अगर 10 लोगों को काम देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी मैं आपको बताता हूं, इंटरप्रेन्योरियल स्किल की बात करें, आज मैं एक नए व्यक्ति से मिला। अभी तो चूंकि ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन मैं मुंबई में आज ही तक हूं, कल से मैं दिल्ली में हूं। तो मैंने उनसे मिला, वो 1200 लोगों को काम देते हैं, बड़ोदरा में उनका हेड ऑफिस है, वो बक्सर के हैं। तो मैंने उनसे, चूंकि आपका सब्जेक्ट आ गया था, मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने सीधा कहा, मैं ये सेंटर अगर वहां ले जाऊं तो जब मैं पहुंचूंगा तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से लेकर के और लोकल जो पॉलिटिशियन है उनको लगेगा कि कोई धन्ना सेठ आ गया हमारे बीच में। अब इस धन्ना सेठ को लूटा कैसे जाए, ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। मैं तो लॉयर हूं, मैं तो ब्रीफ के लिए पैसे लेता हूं, ये उनका है। आप बोलेंगे तो मैं नाम भी बता सकता हूं, और वो हेवल्स के लिए बनाते हैं एलईडी बल्ब। चूंकि ये सब्जेक्ट आया था, तो मेरा मानना है सबसे पहले हमको समाज को बदलना पड़ेगा कि जो हमारे रियल हीरो हैं, रियल हीरो हमारे अभिषेक कुमार जी है, रियल हीरो राधा रमन सिंह जी है, गोविंद नारायण सिंह जी है। हमको ये सोचना पड़ेगा, जब हम शादी के वक्त ये तय करते हैं कि 5 करोड़ दहेज मिलेगा आईएएस बनने का, तो भाई 5 करोड़ दहेज में आईएएस की तनख्वाह तो एक प्रोफेसर की तनख्वाह से कम है। तो आप 5 करोड़ की जब तैयारी शुरू करते हैं तो समाज जो सोशल इश्यू है, जो आपने मुझसे कहा, वो वहीं से खोखला होना शुरू होता है। अभिषेक कुमार जी हमारे हीरो क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने जो बात की है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, में लिख के लाया था। मेरी वाइफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि बिहार का क्या होगा, वो भी मधुबनी से ही है। तो जो इन्होंने कहा वो एक मेरा सब्जेक्ट है कि कमर्शियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। तब इसके लिए जो इन्होंने कहा है, पॉलिटिकल बातें इस मंच से तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो हमारे रियल हीरो हैं, हमारे हीरो दिनकर हुआ करते थे, अब हमने हीरो किसको बनाया है मैं बोलना नहीं चाहता, राजनीतिक बात हो जाएगी। मेरा यह कहना है रियल हीरो हमारे जो इस पैनल पे बैठे हुए लोग हैं वो हैं। लेकिन क्या गांव का जो एक वार्ड सदस्य है, जो इस बार चुनाव हुआ, मैं इस बार चुनाव में था क्योंकि छठ के आसपास था, सोशल सेक्टर हमारा कहां जा रहा है? क्या एक वार्ड सदस्य कैसे चुनाव लड़ रहा है हम सबको पता है। तो मुझे लग रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा गोविंद नारायण जी जैसे लोग चाहिए जो वहां पर यूनिवर्सिटी खोले। हमारे लोग आकर के ये डी ग्रेड के कॉलेज में महाराष्ट्र में और कर्नाटक में हम पैसा भरते हैं। विनोद जी, जस्ट आई एम कंक्लूडिंग, राजीव जी आई एम कंक्लूडिंग, मैं जस्ट एक लास्ट लाइन बोल के कह रहा हूं, अगर गोविंद नारायण जी जैसे लोग हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लें, जो सरकारी ना हो तो भी चलेगा, तो ये बहुत बड़ा बिहार पर उपकार होगा। क्योंकि वहां से पैसा लेकर के लोग महाराष्ट्र और बेंगलोर के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में आते हैं। वहां हम मनी ऑर्डर इकोनॉमी से हम कमाते हैं और फिर मनी ऑर्डर से हम बाहर भेज देते हैं। और इसके पीछे माइंडसेट का बहुत बड़ा योगदान है। विनोद मिश्रा जी, आप खुद दूर, जहां भी आप बड़े माने जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको 20 साल से जानता हूं, लेकिन क्या आप एक जो मतलब जो लोग काम करते हैं, एक बैंक में जो किरानी का काम करते हैं, क्या उतनी सामाजिक मतलब जो बात है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जब तक यहां से बदलाव नहीं आएगा, और उसके लिए मैं एक कहना चाहता हूं कि अभिषेक कुमार जी जैसे, राधा रमन जी,
गोविंद नारायण सिंह जी जो काम कर रहे हैं इसका इंपैक्ट होगा। और लास्ट लाइन, ये कोरोना ने बिहार को एक और चीज दिया है। कोरोना के कारण से सभी गांवों से लोग इन्फोसिस, टीसीएस और वॉलमार्ट में घर से बैठ करके काम कर रहे थे। तो ये लोगों को एक नई चीज दिखी है जो कोरोना काल का एक दुष्प्रभाव था। ये दिखा है मेरे गांव जैसे मेरे गांव से लोग काम कर रहे थे, जो बिहार से बॉर्डर से मात्र 1.5 किलोमीटर पर मेरा गांव है, मां जनक नंदिनी के जनकपुर से। तो मेरा मानना है पॉजिटिव चीज है। गोविंद नारायण जी भी ने कहा, राधा रमन जी भी ने कहा, जो अभिषेक जी जो लोग कर रहे हैं, हमको उनके साथ उनको बैक करके आगे चलना है और बिहार में बदलाव होगा, ऐसा मेरा मन। बहुत बढ़िया। गोविंद जी, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ कि माने दोनों की, राजीव जी और अभिषेक जी ने तो इतना लोडेड दे दिया आज के रिजोल्यूशन के नाम पे। मुझे लगता है कि आप फेस कर रहे हैं चीजों को। क्या आपको लगता है कि बिहार में अभी ये सिचुएशन है आज की तारीख में, जो वहां की हालात है, जो सामाजिक परिवेश है और जो सामाजिक चैलेंज है, उस चैलेंज में आपको क्या लगता है कि हाल फिलहाल में बगैर राजनीतिक जो सोच है उसके बदले हुए एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में होने वाला है? या आपको ऐसा कभी लगा है? उसका तो रोल है। इससे पहले मैं इस पे आऊं, मैं अभिषेक जी और राजीव जी की बात में एक चीज सिर्फ जोड़ दूंगा कि हम लोग, मतलब मैं, क्योंकि बहुत पहले से मैं बोल रहा हूं कि बहुत खराब एरा से ही मैं बिजनेस कर रहा हूं बिहार के अंदर में। बिहार में बिजनेस करना इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, वो इमोशनल डिसीजन है। मैं बिहार में बिजनेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बिहार का हूं। मैंने अपने गांव में यूनिवर्सिटी इसलिए लगाई है कि मुझे यहीं लगानी थी, चाहे जो हो जाए। और वाकई आज के डेट में मैं दोनों लोग से एग्री कर रहा हूं कि परिस्थिति बिल्कुल नहीं है बिहार में, लेकिन आखिर बदलेगा कौन? हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मैं वहां कुछ सक्षम हूं करने को, तो मैं अपना बिजनेस पड़ोस के उत्तर प्रदेश में जाके कर लूं, झारखंड में जाके कर लूं, और कोई बाहर से व्यक्ति आएगा वो हमारे बिहार को बदलेगा, तो ये होने वाला नहीं है। तो जैसे अभिषेक जी जैसे लोग हैं, वो अपने स्तर पे, हर कोई अपने स्तर पे प्रयास कर रहा, और वो अभिषेक जी की बात मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं झेलता हूं रोज उसके साथ। हम लोग जो ये प्रोजेक्ट करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं से भी गवर्नमेंट का कोई लेना देना ना हो उसमें। मतलब जितनी दूरी बना सकते हो हम लोग उतनी दूरी कोशिश करते हैं कि हम बना के रख के लाइसेंस वाइसेंस लेके उसके बाद फिर दूर ही रहे। लेकिन अभी रिसेंटली एक दो बहुत अच्छे इंडिकेशंस है, राजीव जी ने इसके ऊपर इंगित भी किया है। जो एक अच्छी चीज क्या है कि धीरे धीरे ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, बिजली, सड़क, हर कुछ गांव तक पहुंच गई है। अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत होपलेस सिचुएशन नहीं है। आप मतलब अभी के डेट में निश्चित तौर पे सरकार को जितनी करनी चाहिए, मैंने पीछे भी कहा है कि जो जितनी करनी चाहिए वो पुश दिखता नहीं है। मतलब आप जितनी चीज आप फेस पे देखते हो या मेजरली आप मतलब जो जिसको मैं कहूँ एडवर्टीजमेंट में देखते हो, ग्राउंड पे निश्चित तौर पर कमी है। उसके तौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इतनी असीम संभावनाएं हैं बिहार के अंदर। देखिए, कुछ नहीं होने का, अगर अब मैं बिजनेसमैन के एंगल से आपको बताऊं, तो कुछ नहीं होने का सबसे पॉजिटिव साइड क्या है कि आपके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वहां होना है। अभी उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जगह वैक्यूम रह जाए। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हमको माहौल क्रिएट करने की जरूरत है सरकार की तरफ से भी, और एज ए नागरिक, बिहार के नागरिक के तौर पर भी। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो एग्जाम्पल उन्होंने कही, हम झेलते हैं उसको लेके आज के डेट में। गोविंद जी, मैं बस एक बार राधा मोहन जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं कि राधा मोहन जी, आपने बहुत रिसर्च किया है और मुझे लगता है कि बिहार को समझने और जानने के लिए, जो अभी राजीव कह रहे थे कि हमारे जो टैलेंट है, हमारे जो हीरो का एक तो टैलेंट पूल नहीं है हमारे पास, जितना मैं समझ रहा हूं, और दूसरा कि हम जो अपनी ब्रिलियंसी है उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम ये मान ही नहीं रहे हैं आज के सामाजिक परिवेश में कि हमारा हीरो कौन होना चाहिए। हमारा हीरो जो है उसका मानक जो बदल गया है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में और पैसे के इन्फ्लुएंस में। इस हालत में बिहार के लिए आप चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभा को तो हमें, टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और वो देखिए सत्येंद्र दुबे के साथ जो हुआ, जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, बाद में उस रिपोर्ट की पुष्टि हुई, क्या हो रहा था हाईवेज में,
हालांकि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसमें बिहार का ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल वैसा बिहार का लोकेशन है, 214 किलोमीटर ही है। लेकिन उन्होंने जो बात कही थी बहुत बुनियादी बातें थी। तो देखिए, भ्रष्टाचार आज भी चरम पर, इसे स्वीकारने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। कोई अगर आएगा तो उसको एक आश्वासन होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं अपने बिहार में, अपने बिहार में अपनापन। हम भी चले आते हैं, यहाँ आने के बाद फिर हम भूल जाते हैं, चलो जी जो सुविधा है उसी हिसाब से रह रहे हैं। तो वो लोग जैसे गोविंद नारायण सिंह जी हैं, ये इन लोगों ने जिस तरह के एक इतनी गंभीर चुनौती के बावजूद वहां रहने का और रह करके इतना दिन तक इतने लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। अभी अभिषेक जी ने कहा, ये तो आई ओपनर है। माने कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक बॉयलर इंस्पेक्टर, उसका कार्यालय नहीं मिल रहा है। बताइए, इतना साहस है इनमें कि इन्होंने इस बात को सबके सामने रखा, और रखा जाना चाहिए। मेरे विचार से टैलेंट पूल जो है उसका एक डेटाबेस तो बनाना चाहिए सरकार को। सबसे पहले जो लोग पहले रह चुके हैं वो हमारे मार्गदर्शक का काम करेंगे, जो लोग आज भी हैं, और जो लोग, देखिए एक इसी तरह का एक पैरेलल प्लेटफॉर्म और बिहार में चल रहा है, स्वाभिमान आंदोलन की तरह इंस्पायर बिहार का, काफी विकास वैभव जी सब काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत सकारात्मक कदम है। तो ये सारे लोगों को एक मंच पर ला करके, क्योंकि लोकतंत्र में मैं समझता हूँ जो 3Ds हैं, डायलॉग, डिबेट एंड डिस्कशन, बिहार अपने अस्तित्व के 120 साल में है आज। 1912 में बिहार बना था बंगाल से अलग होकर के, और तब से लेके हम अभी भी सोच रहे हैं कि देखिए हम कई इंडेक्स में अभी भी वहीं पर हैं जहां पर थे। बहुत और बढ़िया, टैलेंट की कोई कमी बहुत नहीं है। बढ़िया। उस टैलेंट, राधा रमन जी, आप ही की बात को हम एक बार अभिषेक जी को याद दिलाते हैं कि अभिषेक जी, अभी हमारे इस चर्चा में राधा रमन जी कलाम साहब का जो मॉडल था वो उन्होंने इस चीज को रखा कि कलाम साहब ने कहा कि भाई आप तो बगैर उसके मॉडल को रखे हुए जो जो इकोनॉमिक फ्रेंडली डेवलपमेंट होना चाहिए उस डेवलपमेंट को आप नहीं पा सकते हैं। उन्होंने 2-3 चीज मेरिट में बताई जो मेरिट बिहार के लिए है, जो पूरे भारत में किसी स्टेट के लिए नहीं है। एक तो हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ पोटेंशियल है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बताया कि अभी भी हमारे गांव जो है उसमें इंक्रोचमेंट नहीं हुए, माने हमारे गांव का एग्जिस्टेंस आज भी अपने पूरे देश के हिसाब से अभी भी मौजूद है। आपको एक गांव दिखेगा और संपूर्ण गांव दिखेगा, बशर्ते कि गांव में भी अब बिस्लरी का बोतल से ही पानी लोग पी रहे हैं, वहां भी अब इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर भी मैंने देखा, फ्रिज भी देखा, एसी भी मैंने गांव में देखा है। इस बार कई लोगों को एसी भी लगा रखा है। ये सब चीजें हुई है, लेकिन फिर भी एक पर्यावरण के दृष्टि से देखें तो पूरे देश में अगर गांव का वजूद है तो अभी भी बिहार में है। तो अभिषेक जी, मेरा जो आपने अभी एक्सपीरियंस लिया है बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तो बिहार का जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। 600 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला बिहार 2000 में जब इसका बिहार का पार्टीशन हुआ था, और आज की तारीख में बिहार सरप्लस बिजली पैदा करता है। आपके गांव तक में 17-18 घंटे बिजली आती है। नेशनल हाईवे का आपके बिहार के लगभग ईच एंड कॉर्नर में आपका नेशनल हाईवे का एक तरह से प्राइम मिनिस्टर सड़क संपर्क योजना का जाल बिछा हुआ है। अगर मैं गलत ना हूं तो हम कम से कम जिस इलाके में रहते हैं वहां हमने सड़क की प्रॉब्लम तो नहीं देखी। इतने सारे चीजें होने के बाद में जो अटल जी का सपना था कि खेतों तक में सड़क पहुंचे, वो लगभग बिहार में दिख रहा है। इसके बाद भी खेत का जो प्रोडक्ट है, अपने यहाँ मंडी तो है नहीं, जो व्यापार वाला आपका जो संघ है उसकी हालत ये है कि हमने अभी पता की तो उस तरह वहां पे लोग जो पैक्स हैं वो लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो धान नहीं लेना है, उनको धान का चावल बना के बिहार में वो किसानों से उनको बना के उनको भेजना होता था, जबकि वहां एक भी मिले नहीं है। गोविंद जी, हमारे यहाँ एक भी मिले नहीं है, लेकिन उस पैक्स को कहा गया था कि आपका धान को आपको चावल में बदल के तब आपको वहां पे बेचना है। जो मिले थी वहां, वो सारे मिले बिहार में खत्म हो गए, जबकि एक दौर था कि बिहार का चावल जो है बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट होता था, और इतने वहां पे मिले थी आपके यहाँ बिहार। तो क्या जरूरी नहीं है कि बिहार का जो ट्रेडिशनल मॉडल है एग्रो बिजनेस की और एग्रो इंडस्ट्री की, उसको एक रिवाइव करके बिहार एक नया बिहार का संकल्प ले? अभिषेक जी, इसमें सर जो तीनों लोगों ने कहा है, बड़े भाई हैं, तीनों की चीजों को मैं जोड़ूंगा। राधा रमन सर ने जो बोला लेट्स इंस्पायर बिहार, तो सर मैं अभी उस
जंतर मंतर के पास वाले प्रोग्राम में था, और जो टमाटर से प्यूरी बनाने वाले कंसेप्ट हैं या जाता से जो चावल बना के भेजने वाले कंसेप्ट हैं, और उसको मैं ही ड्राइव दे रहा हूं और मैं उसमें वन ऑफ द स्पीकर था। लेकिन जो सबसे अहम चीज है समझने का ना, सड़क बना लेंगे सर आप, लेकिन माइंडसेट कहाँ से? गोविंद भैया बैठे हुए हैं, इनके मेडिकल कॉलेज के सामने से अभी कम से कम 20 ट्रैक्टर ट्रक गुजर रहे होंगे, जो 1420 रुपया 1425 रुपया पे मसूरी खरीद के और राइस मिल में जा रहे होंगे। इनके बगल का जो कुदरा इलाका है, कुदरा से लेके मोहनिया तक वन ऑफ द मतलब राइस मिल का हब है। तो कहाँ है 1950 रुपया का एमएसपी? दूसरा, इनके जस्ट बगल में देखिएगा 2 बड़े यूनिट सिक हुए। एक झूला वनस्पति का यूनिट सिक हुआ जेवीएल, जिसको आप डालडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड वनस्पति घी में देखते हैं। एंड जस्ट बगल में देख लीजिए रुचि सोया दुर्गावती के आसपास सिक हो गया। माइंडसेट कहां से बदलिएगा? आज प्रधानमंत्री जी एफपीओ के लोगों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने पूरे देश में 6 एफपीओ के लोगों के साथ संवाद किया। अगर वो 7वां होता तो अभिषेक कुमार होता। तो वही फोटो को आधार बना के जब मैंने औरंगाबाद जिले के इफको रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि अब इस फोटो पे रहम खा लो, आज प्रधानमंत्री एफपीओ को कनेक्ट करने के लिए, एफपीओ को इनपुट देने के लिए सारे नियम को ताक पे रखने की बात कर रहे हैं, अब तो फॉर्मो दे दो। कहता है कि नहीं इस साल तो संभव नहीं है, अगर देंगे भी तो मार्च के बाद। अरे भाई, जब तुम मार्च के बाद देते तो चालान काटने का 2100 रुपया का इजाजत कौन दिया तुमको? 2 साल पहले डायरेक्टर एग्रीकल्चर भारत सरकार लिखते हैं कि पैक्स के तर्ज पे एफपीओ को आप लाइसेंस दीजिए, जिसमें जो भी अहर्ताएं खत्म कर दीजिए। नेतागिरी चमकाने के लिए डॉक्टर प्रेम कुमार बीएयू सबौर से बोलते हैं जेडी एग्रीकल्चर मगध को, काहे नहीं दे रहे हैं इनको? जब भारत सरकार का चिट्ठी आ गया तो सबका चिट्ठी है। आज तक अभिषेक को तो नहीं मिला। सेकंड पॉइंट जो राजीव पांडे सर कह रहे थे, मधुबनी के मिथिला मखान के एक साहब है, मुझे उनकी बात को नहीं बोलना चाहिए ओपन प्लेटफॉर्म पे, बट जब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बिहार और हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर साहब के साथ बैठक हो रही थी, बिहार के कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ और जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के लोग थे, उनको एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था कि दिल्ली से अगर आप अपने यूनिट को उठा के ले आइएगा तो हम कंसीडर करेंगे आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी। जाकर उनसे पूछिए। लैंड मिल गया है, अब लैंड के आगे की कहानी और अप्रूवल का क्या रास्ता है? तो उस माइंडसेट को कहां बदलेंगे? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग फिशेज एंड द बिग पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल ब्लडी इफको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो इतनी बड़ी हिमाकत करता है, जिस जिले में 1400 रुपया का डीएपी 1800 रुपए में बिका, जहां 450 रुपए का सिंगल सुपर फॉस्फेट 1000 रुपए भी अवेलेबल नहीं हो सका। अभी गेहूं का पहला पटवन ड्यू है, 265 रुपए का इफको 400 रुपए बिकेगा। जो उसके राज्य का वन ऑफ द टॉप 3 एफपीओ का मेंबर है, उसको देने के लिए वो इस तरह की बातें करता है कि मार्च के बाद देखेंगे। तो आई डोंट नो, बट ऑफ कोर्स फाइट जारी है। आज मुझे लगा प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन करके कि शायद ऑर्गेनिक एक रास्ता है, जैसा सर ने बोला कि जहां पे कमी है तो शायद अपॉर्चुनिटी खूब है। तो कई ऐसे फार्मर्स थे, कई ऐसे एफपीओ थे जिनके नाम में जीवामृत था। इनफैक्ट जो कृषि मंत्री भारत सरकार है वो स्पेशली एक वीडियो चला रहे थे। हम लोग भी ऑर्गेनिक करते हैं, ऑर्गेनिक करवाने के प्रयासरत भी हैं। इनफैक्ट बिहार से बहुत बड़ा फार्मर्स बेस हमारा महाराष्ट्र में है जो मुझे फॉलो करता है, लेकिन प्रयास जारी है। बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, मैं एक बार अलका जी के पास में बहुत देर से नहीं आया हूँ। अलका जी का जो अनुभव है, अभिषेक जी का आपने सुना होगा, ये रिएक्शन नहीं है, बिहार की सच्चाई है। और इस सच्चाई को हम लोगों ने खुद महसूस किया है। अब भी जाते रहे, हम कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, हम लोग तो एक तरह से अलका जी टूरिस्ट है। और मुझे लगता है कि ये जो बिहार का तो सबसे बड़ा पोटेंशियल है, वो बिहार का ये टूरिज्म भी है। जो प्रवासी बिहारी हैं, अगर वो अपने इलाके में जाते हैं, और मैंने कई बार इस तरह की बातें संकल्पना में लाई थी अपने इसी चर्चा में, कि कम से कम वो जब गांव जाते हैं, राजीव पांडे हो, हम हो, या हमारे जैसे राधा रमन जी हो, ये लोग जो गांव जाते हैं तो अपने साथ साथ कम से कम 5-10 गांव और घूम आए। अगर वो 5-10 गांव घूम आते हैं तो उस गांव के जो छोटे छोटे कामगार हैं, रोजगार वाले लोग हैं, चौक पे चौराहे पे, तो उनका भी रोजगार चलेगा और बिहार में रहने का उनको पश्चाताप नहीं होगा। उनको भी लगेगा कि बिहार से बाहर वाले लोग आके उनकी भी सुध लेते हैं।
अलका जी, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं, जब आप भी कई तरह के इस प्रोग्राम में जाते हैं, प्रवासी बिहारी जो है, जो बिहार से बाहर है, उनका भी कोई एक दायित्व है अपने बिहार के लिए, अपने बिहार में कुछ करने के लिए। अभिषेक जी ने जो मॉडल दिया दिखाया बिहार का, उसमें तो बहुत हताशा है। वो नीतीश जी के समाज सुधार के बस की बात नहीं है, उसके लिए उनको कुछ और करना चाहिए। लेकिन हम बिहारी को, जो बिहार से बाहर है, जो प्रवासी हैं, उनका भी कोई दायित्व है अलका जी। बिल्कुल विनोद जी, दायित्व तो बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां संकल्प की बात चल रही है, तो एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहला संकल्प तो हमारा, चाहे हम प्रवासी हो या बिहार में रहें, उसमें ये हो कि ये हीनता जो है ना, कि बिहार के हैं। कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग आज भी जब मिलते हैं, वो कहना नहीं चाहते हैं कि वो बिहार के हैं। वो कह देंगे वाह। कि इलाहाबाद के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन ये हीनता बोध जो है ना, ये सबसे पहले अगर कम हो, हम सिर्फ यही संकल्प लें कि आप जो भी हैं, जहां से भी हैं, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम मुजफ्फरपुर से हैं या सिवान से हैं। तो पहली बात तो ये कि हीनता का जो अनुभव, जो अनुभूति है, उसको खत्म करें, हीनता जो अनुभव करते हैं। दूसरी बात, एक बात मेरे मन में ये विचार आया है कि जैसे समझिए उत्तर प्रदेश अगर श्री राम जन्मभूमि के लिए वहां पे राम मंदिर इतना बड़ा बन रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं सीता के लिए हम जन्मभूमि के लिए कर सकते हैं? वहां भी तो एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य सीता जी की जन्मभूमि हो सकती है। पर्यटन की जहां तक, और जो एक सॉफ्ट पावर है, अगर हम सिर्फ 2022 को पर्यटन के नाम पर ही, शिक्षा और पर्यटन दो चीजें हैं, अगर इसको लेकर के भी अगर हम काम करते हैं, और पर्यटन के नाम पे, क्योंकि गया आप देख लीजिए, वैशाली में इतना सब कुछ है, आपका मोतिहारी है, हर जगह रोहतास, मतलब पूरे जो जिले हैं, हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग उनकी विशेषता है, खान पान है, भोजन है। कम से कम इन सब चीजों को लेकर के भी जो बिहार के बाहर रहते हैं, जो अपने गांव में जाते हैं, आजकल डिजिटल, चूंकि मोदी जी का भी डिजिटल इंडिया, और पूरे भारत में मतलब डिजिटली हम लोग कनेक्ट हो गए हैं, तो वहां की चीजों को अगर हम फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, या जो भी डिजिटल माध्यम है, उसको लेकर के अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, बिहार में प्रतिभा की तो खैर कोई कमी नहीं है, ये तो हमारे सारे पैनलिस्ट मान रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रतिभा इतनी ज्यादा होती है कि वहां उसका दम घुटने लगता है, तो वो बिहार को छोड़ करके बाहर निकलना चाहती है। सेशंस को लेकर के, सेशन शिक्षा जो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है, वो 5 साल में होगा, वो कितना इंतजार करेगा, कितना वेट करेगा? लेकिन इन हताशा और निराशा को एक साइड करते हुए, दरकिनार करते हुए, जो संभावनाएं हैं, और बहुत अच्छा पूर्व वक्ता ने भी कहा था कि वहां पे क्या है कि इतनी सारी संभावनाएं हैं, अभी वो अनटैप्ड है, अनटच्ड है। तो आपके बहुत पास तो बढ़िया टूरिज्म को अलका लेकर जी। के, अलका जी, और हाँ, आज मुझे लगता है कि माफ कीजिएगा, अब हमारे पास टाइम बस इतना ही है आज के लिए। और मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर गोविंद जी इजाजत दें, राधा रमन जी इजाजत दें, राजीव जी इजाजत दें, और अभिषेक जी इजाजत दें, तो हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से कम इस तरह की चर्चा को अभी जारी रख सकते हैं। और इस चर्चा को जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम सरकार को सुना सकते हैं, हिला सकते हैं उनको, उनके कानों तक हम बड़ी जोर से मोटी मोटी आवाज में पूरे ये हॉर्न बजा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत तो बदलनी, बदले ना बदले, हमारी कोशिश है कि कम से कम डिस्कोर्स बदलनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि ये विनोद जो जी, बाहरी एक लाइन में व्यवस्था बोलना है। चाहता हूँ। विनोद जी, एक लाइन, जो अभी अलका जी ने कहा ना कि ये जो बिहार में जो हीनता वाली बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 95 से लेकर के आज तक वो हीनता वाली बात, मैं नहीं दिल्ली है और भाई। मुंबई 15-15 दिन रहता हूं, ये खत्म हो चुकी है। इसको हम जब बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके बारे में सोच नहीं सकते थे, लगातार 3 बार से एक बिहार के व्यक्ति है जो चुनाव जीत रहे हैं, पहली बात। और अभी छोड़िए, वहां के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बिहार से हैं, और प्रेसिडेंट भी बिहार से है। तो ये हीनता वाली बात अब चली गई है, एक बात। और अब नहीं दूसरी है, बात, लेकिन एक मिनट विनोद जी, एक मिनट, अभिषेक जी की एक बात को मैं मानता हूं, गोविंद जी, राधा रमन सिंह, मेरा कहना है ना कि जो बिजनेसमैन है और जो चेंज ला रहे हैं ना, उसमें अगर गवर्नमेंट छोड़ भी दो ना, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इट इज नॉट दैट इंडिया इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज ग्रोइंग इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए कहते हैं, जो मोदी जी का नारा है, लिस्ट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो तो हम फिर भी बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो बहुत राधा बढ़िया। रमन सिंह जी ने कहा था, बीएसपी एंड शिक्षा स्वास्थ्य, इसमें बिहार में अच्छा काम हुआ है।
और मैं बिहार के माता पिताओं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से, उनका जो त्याग है ना, वैसे पेरेंट्स आपको मिलेंगे नहीं। आप अभिषेक जी, और मतलब जिस प्रकार के पेरेंट्स बिहार के हैं जो अपने बच्चे के लिए काम करते हैं, वैसे पेरेंट्स आपको पूरे देश में मैं घूमता हूं कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। और मैं कहूंगा ये बात मैं चलते चलते ये बात करूंगा कि आज का जो बिहार है और जिस बिहार की बात हम करते हैं, और हम इस लायक हैं कि हम 5-6 सज्जन अभी बैठ के इस बिहार को चर्चा कर रहे हैं, वो इस बिहार के माटी पानी से सींचे हुए बिहार के अभिभावक हैं, जिन्होंने साहस करके अपने बच्चे को पढ़ाया है, एक ज्ञान दिया है, और इसके ज्ञान से ही बिहार के बच्चों ने कुछ हासिल किया है। चाहे वो राजीव जी हों, चाहे अभिषेक जी हों, चाहे गोविंद जी हों, हम सब लोगों ने अपने ज्ञान से ही, अपने शिक्षा से ही सब जो हासिल किया है, और इस लायक है कि हम ये बात आज करने की स्थिति में है कि हम बिहार को कुछ अगर दे सकते हैं तो बिहार में उसी ज्ञान का की जो कड़ी है उसको हम संजोए और उस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और अपना अपना कंट्रीब्यूशन अगर अपने हिस्से में हो तो सरकार कुछ करे न करे, हम बिहार को जरूर बदल सकते हैं। आप तमाम जो अतिथि आए उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नए वर्ष की आपको एक ढेर शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। धन्यवाद। 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 नमस्कार।